नियान की कोई परवाह नहीं है। परवाह है वोबन की आवाज गंभीर थी और उसमें बमुश्किल ध्यान देने योग्य कंपन था। मैं तो बस अंधी थी, एक बेवकूफ थी। कृपया मुझे बताइए नियान नियान के बारे में सब कुछ। सियांग ने अपने सामने इस मजबूत दिखने वाली महिला को देखा जिसकी आंखों में एक अथाह दुख छिपा था। उसका दिल पिघल गया। उसने बताना शुरू किया उस गंदे बस्ती के हॉस्टल से लेकर नियान नियान की मासूमियत और अक्खड़पन तक, जब वो बीमारी से खून की उल्टी कर रहा था लेकिन हॉस्पिटल जाने से मना कर रहा था। यहाँ तक कि जब उसने उसे मजबूर किया कि उसे टर्मिनल बीमारी है, तब उसने अपनी सारी बचत निकालकर उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहा। सियांग की आंखें लाल हो गई। वो कहती थी मैं उसके लिए बोझ नहीं बन सकती। तुम्हारे लिए पैसे कमाना आसान नहीं है। मुझे अपनी रिपेयर दुकान खोलने के लिए रखना चाहिए। जब वो गया तो सिर्फ कुछ कपड़े और वो पुराना टेडी बियर ले गया। मैंने उसे बहुत ढूंढा, हर जगह जहां वो जा सकता था, हॉस्पिटल, पार्क, पुलों के नीचे, लेकिन ये शहर बहुत बड़ा है। मैं उसे नहीं ढूंढ पाई। सियांग पूरी रात जागती रही। अगर मैं उस समय और चौकस होती, अगर मैं उसे जबरदस्ती हॉस्पिटल ले जाती, वोबन टैंक चुपचाप सुनती रही। उसकी उंगलियां उसकी हथेली में गहराई तक धसी हुई थी। पता चला कि जब वो उससे नफरत कर रही थी, एक ऐसा अजनबी था जिसने उसे थोड़ी गर्मी और सुरक्षा दी थी और उसे खोजने की भी कोशिश की थी, जबकि वो उसकी अपनी बड़ी बहन थी। वोबन टैंक ने गहरी सांस ली और गंभीरता से कहा, धन्यवाद सियांग, उसके सबसे मुश्किल समय में उसकी मदद करने के लिए धन्यवाद। तुमने उसकी मदद की। तुम क्या चाहती हो या कोई मदद चाहिए? बिना हिचकिचाहट बोलो। सियांग ने सिर हिलाया। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने ये पोस्ट इसलिए नहीं की कि मुझे कुछ चाहिए। मैं तो बस चाहती हूँ कि सब जाने नियान नियान एक अच्छी लड़की थी। उसके साथ ऐसा गलतफहमी नहीं होनी चाहिए थी। मैडम, अगर आप सच में उसके लिए कुछ करना चाहती हैं तो अच्छे से जिए, उसे बेकार मरने मत दीजिए। सियांग की बातें सपने में नियान नियान के कहे गए शब्दों से बिल्कुल मिलती जुलती थी और उन्होंने वोबन टैंक के दिल पर जोर से प्रहार किया। वो कैफे से बाहर आई। वोबन टैंक सियांग द्वारा बताए गए सुरागों के अनुसार उस बस्ती में गई। कुछ साल बीत चुके थे। वो जगह अब गिरा दी गई थी और वहां नए मॉल बन चुके थे। वो उस हलचल भरे चौराहे पर खड़ी हो गई। ये कल्पना करने की कोशिश कर रही थी कि नियान नियान उन वर्षों में कैसे बचा रहा था, उस अपार लापरवाही से कैसे बचा था, कुछ मामूली सी कमाई पर कैसे खुश हो जाता था। उसके सीने में एक तेज दर्द हुआ। वो फिर से उन जगहों पर गई जिनका डायरी में जिक्र था, सुपरमार्केट, सब्जी मंडी, यहाँ तक कि उस पशु चिकित्सालय भी गई जहाँ के मैनेजर अब भी थे। वान टैंग ने वोनान की तस्वीर निकाली जो उसके फोन में 17 साल की उम्र की सेव थी। एक बेफिक्र होकर हंसती हुई तस्वीर। मैनेजर ने बहुत देर तक गौर से देखा, फिर से हिलाया। हर दिन बहुत सारे पालतू जानवर क्लिनिक आते हैं, उसे याद नहीं? वान टैंग हार नहीं मानी। उसने चांग शेंग की शक्ल बताई। एक बेज रंग का छोटा मिक्स नस्ल का कुत्ता जो एक पैर से लंगड़ा रहा था। मैनेजर काफी देर तक सोचता रहा, फिर उसे धुंधली सी याद आई, लेकिन विवरण याद नहीं आया। वान टैंग ने हार नहीं मानी। अपने संपर्कों का उपयोग करते हुए उसने उस पुलिस वाले को ढूंढा जिसने वोनियान के केस की जांच की थी। वो बूढ़ा पुलिस वाला रिटायर होने वाला था। उसे वो केस बहुत साफ याद था। वो वोबन टैंक को उस नदी के किनारे छोटे से जंगल में ले गया जहां बोनियान का शव मिला था। बूढ़े पुलिस वाले ने नदी किनारे एक बड़े पेड़ की तरफ इशारा किया और आह भरी उस लड़के को देखकर बहुत दया आती थी। बिल्कुल वही, बहुत शांति से जैसे सो रहा हो। हमने बहुत देर तक जांच की, कोई हत्या के सबूत नहीं मिले। डायरी भी पड़ी थी, आत्महत्या ही थी। उसके पास ज्यादा चीजें नहीं थी, बस वो टेडी बियर डायरी और कुछ ढीले पैसे। हमने प्रक्रिया के अनुसार अखबार में नोटिस प्रकाशित किया, उसके रिश्तेदारों को तलाशा, लेकिन कोई दावा करने नहीं आया। बूढ़ा पुलिस वाला वोबन टैंक की तरफ देखा और आगे नहीं बोला। वोबन टैंक उस पेड़ के नीचे खड़ी थी। गर्मी की हवा पत्तियों से होकर गुजर रही थी। सरसराती हुई धूप टहनी और पत्तियों से छनकर चित्तीदार रोशनी बिखेर रही थी। यहाँ बहुत शांति थी। बहते पानी की आवाज सुनाई देती थी। नियान ने यहाँ अपनी जिंदगी खत्म करने का चुनाव किया क्योंकि ये पापा और मम्मी के सबसे करीब था। अपने अंतिम पल में शांत जंगल को देखते हुए वो क्या सोच रहा था? क्या वो बचपन के उन दिनों को याद करा था जब पापा मम्मी उन्हें पिकनिक पर ले जाते थे? वो झुकी धीरे से पेड़ की खुरदरी छाल को सहलाया, जैसे वो अपने भाई द्वारा छोड़े गए आखिरी तापमान को महसूस कर सकती। आंसू चुपचाप बह निकले। धरती पर टपकते हुए नियान नियान, तुम्हारी बहन आ गई, मुझे माफ कर देना, बहुत देर आई। वो धीरे से फुसफुसाई। उसकी आवाज हवा में बिखर गई। आखिरकार वान टैंक उस जगह गई जहाँ उसके माता पिता दफन थे। अपने माता पिता की कब्र के बगल में उसे डायरी के अनुसार वो छोटी सी बहुत ही साधारण मिट्टी का टीला मिला जहाँ चांग शेंग को दफनाया गया होगा। ढलान पर घास उगाई थी और छोटे छोटे अनजान जंगली फूल खिले थे। उसने आसपास के खरपतवार साफ किए और फिर चांग शेंग की छोटी कब्र के बगल में उसने खुद एक छोटा सा नाजुक कलश गाड़ दिया जिसमें जली हुई डायरी की राख थी। उसने किसी से विशेष तकनीक से डायरी को बिना प्रदूषण के जलाने का कहा था और फिर ये राख वापस ले आई थी। उसने उस छोटी सी मिट्टी को सहलाते हुए धीरे से कहा, चांग शेंग, उन आखिरी दिनों में नियान के साथ रहने के लिए शुक्रिया। अब कृपया यही नियान के साथ रहना। पापा और मम्मी के साथ ये सब करने के बाद वोबन टैंक अपने माता पिता की कब्रों के सामने खड़ी हो गई। उसने पत्थरों पर लगे माता पिता की दयालु तस्वीरों को देखा और 3 बार गहरा सिर झुकाया। उसकी आवाज शांत और दृढ़ थी, पापा मम्मी, मुझे माफ करना। मैंने अपने भाई की अच्छे से देखभाल नहीं की, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ आगे से मैं अच्छे से जीऊंगी। नियान के हिस्से को भी शामिल करते हुए मैं अच्छे से जीऊंगी। मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे नियान के जाने का मतलब बने। शहर वापस आकर वान टैंक ने एक बड़ा फैसला किया। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और घोषणा की कि वो अपनी अधिकांश व्यक्तिगत संपत्ति नव स्थापित चैरिटी फाउंडेशन नियान चांग शेंग को दान कर दे। ये फाउंडेशन मुख्य रूप से 2 क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करेगा। एक, कैंसर से पीड़ित गरीब किशोरों को वित्त पोषित करना, उन्हें चिकित्सा खर्च और मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करना, और दूसरा, आवारा जानवरों को बचाना, बचाव केंद्र स्थापित करना और मानकीकृत गोद लेने की प्रणाली बनाना। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वान टैंग ने पहली बार सार्वजनिक रूप से अपने भाई वोनान का जिक्र किया। बहुत अधिक विवरण में गए बिना उसने बस इतना कहा, मेरे भाई वोनान को जीवन में अजनबियों से दया मिली और उसने जीवन के उतार चढ़ाव और कठिनाइयों का भी अनुभव किया। इस फाउंडेशन की स्थापना उन्हें याद करने के लिए है और उन लोगों की मदद करने के लिए है जो उनकी तरह दर्द और कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि हर जीवन के साथ नम्रता से व्यवहार किया जाए और दया का हर कार्य अमर रहे। उसके इस कदम ने व्यापार जगत को हिला कर रख दिया और आम लोगों के दिलों को छू लिया जो लोग पहले उस पर सवाल उठाते थे और मजाक उड़ाते थे। वो धीरे धीरे समझ और प्रशंसा से बदल गए। लोगों ने अंततः समझा कि उस बेरहम सीईओ जेफेबियो के पीछे एक गहरा दर्द और मुक्ति छिपी थी जो उसके दिल पर अंकित थी। फाउंडेशन का काम तेजी से शुरू हुआ। यान टैंग ने व्यक्तिगत रूप से भाग लिया, प्रोजेक्ट की समीक्षा में हिस्सा लिया, हॉस्पिटल में सहायता प्राप्त बच्चों से मिलने गए, बचाव केंद्रों का दौरा किया और उन छोटे जानवरों को देखा जो गोद लिए जाने का इंतजार कर रहे थे।
इस प्रक्रिया में उसके चेहरे पर कभी कभी कुछ वास्तविक और दयालु भाव दिखते थे। हालांकि उसकी आंखों में दुख कभी पूरी तरह से नहीं छंटा था, लेकिन लगता था जैसे उसने दर्द के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रहने का एक तरीका ढूंढ लिया था। वो अक्सर फाउंडेशन द्वारा वित्त पोषित एक बच्चों के हॉस्पिटल में जाती थी और वार्ड के बाहर बैठकर उन बच्चों को देखती थी जो बीमारी से जूझ रहे थे। एक बार एक छोटा बच्चा जिसे बिल्कुल वुनियान जैसी की बीमारी थी, केमोथेरेपी से उसके सारे बाल झड़ चुके थे, लेकिन फिर भी उसने वान टैंग को आशावादी मुस्कान दी। उस पल वान टैंग को नियान के बचपन की तस्वीर दिखाई दी। वो पास गई, धीरे से बच्चे के सिर को सहलाया और उसे एक नया टैक्सी का मॉडल दिया। बच्चे की हैरानी भरी मुस्कान ने उसके ठंडे दिल को हल्की गर्माहट से भर दिया। उसने सियांग की फिर से मदद करने की कोशिश की, उसके लिए एक दुकान खोलने के लिए निवेश करना चाहती थी ताकि उसका सपना पूरा हो, लेकिन सियांग ने फिर से मना कर दिया। मैडम वो आपकी दयालुता के लिए शुक्रिया, सियांग मुस्कुराई, लेकिन मैं अब भी अपने हाथों से पैसे कमाना चाहती हूँ और अब मैं फाउंडेशन में वॉलंटियर हूँ, आवारा जानवरों के बचाव में मदद करती हूँ। मुझे काफी संतुष्टि मिलती है। शायद यही वो चीजें जो नियान देखना चाहता था। हम सब अपने अपने तरीके से अच्छे से जी रहे हैं। वान टैंग ने और जोर नहीं दिया। उसने सियांग के फैसले को सख्त सम्मान किया और भाग्य को धन्यवाद दिया कि उसके भाई को उसके अंतिम पलों में इतना वफादार दोस्त मिला। सियांग खिड़की से बाहर देखते हुए बोली, वो अक्सर कहती थी कि थोड़ी सोया सॉस वाला एक बन बहुत स्वादिष्ट होता है। दरअसल मुझे पता था कि उसे बहुत भूख लगी थी और उसके पास कोई विकल्प नहीं था, लेकिन हर बार जब वो ये कहती तो उसकी आंखें चमकती थी जैसे वो सच में कोई बढ़िया व्यंजन खा रही हो। वान टैंग चुपचाप पास खड़ी सुनती रही। उसने खुद को रोकने के लिए अपने नाखून लगभग हथेली में गड़ा दिए ताकि रोना पड़े। ये विवरण डायरी को इन शब्दों से कहीं अधिक ठोस है और बार बार दिल को और भी बुरी तरह चीरते हैं। अब वो सब कुछ जानती है। वो जानती है कि कैसे नियान सर्दियों में ठंडे पानी के साथ मन उतरता था। वो जानती है कैसे बिस्तर के पैरों में उसे दर्द होता था और वो कांपता था, लेकिन शिकायत करने से मना करता था। वो ये भी जानती है कैसे चांगशिंग उसके सबसे दुख के पलों में अपनी नम जीभ से उसके आंसू चाटता था। उसने सियांग से उस बस्ती का पता पूछा जहाँ नियान पहले रहता था। हालांकि वो बहुत पहले ढहा दी गई थी और अब वहाँ ऊंची इमारतें हैं। वो अक्सर वहाँ गाड़ी चलाकर जाती है, सड़क के किनारे खड़ी होती है, कुछ नहीं करती, बस उस नए अपार्टमेंट को देखती रहती है और कल्पना करती है कि उसका भाई उस समय अपने बीमार शरीर को घसीटते हुए यहाँ कैसे झेल रहा था कंपनी के मामले। वो अब भी व्यवस्थित ढंग से संभालती है, लेकिन उसमें पहले वाली ऊर्जा नहीं रही। जैसे थोड़ी शांत पड़ गई हो, उसने सारी शक्तियां बांट दी। अब वो पहले की तरह हर चीज पर खुद नजर नहीं रखती। बाहर के लोग कहते हैं कि भाई के मामले के बाद सीईओ की आंखें खुल गई और वो पूरी तरह से चैटी में लग गई। सिर्फ उसका असिस्टेंट लिन जानता है कि वान टैंग के दिल में कभी सच्ची शांति नहीं आई। उसके स्टडी में उस डायरी की फोटोकॉपी के किनारे घिसे हुए हैं और उसके बगल में लिवर कैंसर के उपचार, पैलिएटिव केयर, साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन पर दस्तावेजों का ढेर है। जैसे वो बहुत लंबे समय से एक शोध कर रही हो और उस शोध का विषय उसका वो भाई है जिसके प्रति उसकी बहुत बड़ी कर्ज है। उद्देश्य लगता है अपने दिमाग में बार बार उस अतीत को संशोधित करना है जिसे वो अब बदल नहीं सकती। समय बीतता गया, पलक झपकती उस डायरी की लाइव स्ट्रीमिंग को 3 साल बीत गए जिसने पूरे देश को दिला कर रख दिया था। नियान चांग फाउंडेशन ने हजारों परिवारों की मदद की थी। वान को कई सम्मान भी मिले थे, लेकिन एक बरसात की शाम को उसे एक फोन आया जो एक सैनिटोरियम से था। वो उसका गोद लिया भाई वायु था जो विदेश से एक अंतर्राष्ट्रीय कॉल थी। फोन पर वायु की आवाज हिचकती हुई और चिंतित थी, बहन मैं तुम्हारे विदेशी घर में पुरानी चीजें समेट रहा था तो मुझे बहुत छुपी हुई फोटो एल्बम मिली। उसमें बोनान के बचपन की तस्वीरें हैं और कुछ डायरी के पन्ने हैं जो तुमने जवानी में लिखे थे और कभी किसी को नहीं दिखाए। मैंने वो चीजें देखी और मुझे कुछ बातें पता चली, हो सकता है तुम भी भूल गई थी। वो माता पिता की मौत से पहले और बाद की कुछ धुंधली बातें हैं, जैसे कोई जानबूझकर छुपाया हुआ सच हो। फोन पकड़े वोबन टैंक का हाथ थोड़ा कौंपा, बारिश की बूंदें खिड़की के शीशे पर टकरा रही थी जिससे वो बेचैन हो गई। उसने वायु से वो सामान वापस भेजने को कहा। कुछ दिनों बाद पैकेज आया। फोटो एल्बम के अलावा कुछ पीले पड़ चुके कागज थे। वो वोबन